दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 7, जिसमें कि हम अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट से जुड़ा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बर्ड्स के अर्ली डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बर्ड्स जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। इस कारण इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक तो इंटरनल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनके अंदर होता है। और जब एग लेइंग होता है, यानी कि जब ये अंडे दे देते हैं, तो दूसरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। तो इस तरह हम बर्ड में दो कंडीशन पढ़ेंगे। एक है बिफोर एग लेइंग, यानी अंडे देने के पहले, और दूसरा है आफ्टर एग लेइंग, यानी अंडे देने के बाद। तो अगर हम बात करें बर्ड के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर चिक के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो इसमें कुल 4 स्टेप होंगे। पहला होगा फर्टिलाइजेशन, दूसरा होगा सेल डिवीज़न, तीसरा होगा एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन एडेड, और चौथा है इंक्यूबेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो चिक में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड ओविडक्ट होता है और पहले फर्टिलाइजेशन होता है। इस कारण इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था ह्यूमन के केस में, जब फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है। तो ओवरी से जो ओवा रिलीज़ होता है वो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर स्पर्म ओवा से फ्यूज़ करते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ओवा के से जो स्पर्म है वो फ्यूज़ हो जाता है, तो इनमें कुछ सिक्रीशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन होता है। तो आपने देखा होगा कि अंडे का जो वाइटिस पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, और यही आगे बाहर जाकर वाइट कवरिंग बनाता है, यानी कि अंडे का सेल बनाता है। तो अंडे का जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट होता है वो इंक्यूबेशन के दौरान होता है। इंक्यूबेशन का मतलब कि जब फीमेल जो है अंडे दे देती है, और अंडे देने के बाद लगभग 20 से 21 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, जिसमें कि जो फीमेल है अंडे के ऊपर बैठती है और लगभग उसे टेम्परेचर देती है 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो समय होता है, ये जो पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। और इंक्यूबेशन में मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट होता है अंडे का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है सेल डिवीज़न। तो जो फर्टिलाइज एग होता है, यानी कि जो जाइगोट होता है, अब जाइगोट माइग्रेट करता है, यानी कि ये जो ओविडक्ट में जाइगोट होता है वो वहाँ से निकलता है, और जाइगोट बनने के लगभग 5 घंटे बाद उसमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 5 घंटे में होता क्या है कि जो जाइगोट है वो डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है। उसका जो सरफेस होता है या सरफेस रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, और उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग ये 8 कोशिका, मतलब 2 से 4, 4 से 8, और लगभग 256 यानी कि 256 सेल स्टेज तक वो पहुंचता है। और 256 सेल तक पहुंचने के लिए उसमें कई राउंड डिवीज़न होता है, और ये इस पूरी प्रक्रिया के होने में लगभग 1 दिन लगता है। यानी कि 5 घंटे में जाइगोट तैयार हो जाता है डिवीज़न के लिए, और जब डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर जब वो 256 सेल तक पहुंच जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस में 1 दिन का समय लगता है। तो 250 सेल स्टेज के बाद होता क्या है कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो होती है एग के ऊपर डेवलप होती है। तो अंडा जो है, आप सभी जानते हैं कि जो चिक का अंडा है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग होती है। तो ये जो कवरिंग है एक प्रकार से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, जो कि जाइगोट के ऊपर बनना प्रारंभ होता है। क्योंकि जब एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि आने वाले समय में इंक्यूबेशन होने वाला है, और मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन दैट आर बीइंग एडेड टू द एम्ब्रियो ऑफ चिकन एंड एवियन। तो जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है ये चिक के एम्ब्रियो या फिर जो अदर बर्ड्स है उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है 4th स्टेज, जो कि है इंक्यूबेशन। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो एग है, अब एग के बाहर की ओर डिफरेंट मेम्ब्रेन बन जाते हैं, और सबसे बाहर की ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कोटिंग हो जाता है। तो जब एग प्रिपेयर हो जाता है तो फिर उसके बाद
जो मुर्गी होती है वो अंडे को देती है। तो जायगोट के फॉर्मेशन में केवल 1 दिन का समय लगता है। उसके बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट होता है और इंक्यूबेशन के दौरान कुल 21 डेज़ लगते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चिक का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो होता है 22 डेज़ में। तो 21 इंक्यूबेशन का ड्यूरेशन हो गया और 1 डे जो होता है जायगोट के फॉर्मेशन का। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 22 डेज़। आइए थोड़ा हम चिक के या फिर कह सकते हैं बर्ड के एग के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग में 2 पार्ट होते हैं। एक तो येलोइश पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यॉक, और दूसरा वाइट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। तो यॉल्क में फास्फोलिपिड, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें एल्ब्यूमिन की तो एल्ब्यूमिन में एंजाइम, विटामिन, पिगमेंट्स और फास्फोरस होते हैं। तो बर्ड के एग में यॉक की मात्रा जो होती है अधिक पाई जाती है, इसलिए इस एग को हम बोलते हैं मैक्रोलिसिथल एग। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो ओविपेरस होते हैं उनके एग जो होते हैं मैक्रोलिसिथल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जन्म देते हैं बच्चों को, जैसे कि ह्यूमन के केस की बात करें तो वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? माँ से लेते हैं, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन बर्ड में क्या होता है? बर्ड में तो अंडे बाहर निकल जा रहा है, तो अब अंडे को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा? अंडे को तो न्यूट्रिशन मिलना है यॉल्क से, ठीक है। तो यॉल्क होने की वजह से जो बर्ड के एग होते हैं वो कहलाते हैं मैक्रोलिसिथल। इन द न्यूक्लियस ए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक डिस्क प्रेजेंट। तो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें एक छोटा सा साइटोप्लाज्मिक डिस्क पाया जाता है, और ये जो डिस्क होता है ये एनिमल पोल साइट की ओर होता है, और इस डिस्क को हम बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो जैसे ये अंडा है, अंडे का सबसे बाहरी खोल जो है वो है सेल, ठीक। अब उसके बाद ये जो वाइटिस पार्ट है जो कि कहलाता है एल्ब्यूमिन, ठीक। और ये येलोइस पार्ट है जो कि यॉल कहलाता है, और इसी में एक एक्टिव साइटोप्लाज्मिक होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोडिस्क। तो जब भी क्लीवेज स्टार्ट होगा वो इतने ही पर्टिकुलर एरिया में होगा, और इस प्रकार के जो क्लीवेज होते हैं उसे हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो कंप्लीट क्लीवेज देखने को नहीं मिलता, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में क्लीवेज देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्लीवेज जो होते हैं वो कहलाते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ये जो ब्लास्टोडिस्क है ये किधर पाया जाता है? एनिमल पोल साइड की ओर पाया जाता है, और जैसा कि मैंने बताया था उसके अपोजिट क्या होता है? वेजिटल पोल होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है उसमें क्लीवेज कैसे होता है। तो जो एग होता है आप सभी जानते हैं कि ओवल शेप्ड होता है, तो इसका जो नीचे वाला एरिया होता है, जो नुकीला भाग होता है, वहीं पर यॉल्क पाया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं टीलोलिसिथल एग। और जैसा कि मैंने बताया था इसमें जो क्लीवेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि मीरोब्लास्टिक होता है। अब बात करते हैं क्लीवेज के पैटर्न की, यानी कि क्लीवेज का तरीका कैसा होता है। तो क्लीवेज का जो तरीका होता है वो डिस्कॉइडल होता है, यानी कि पहले सेंट्रली, फिर लेटरली, फिर सेंट्रली, फिर लेटरली। तो इसे हम बोलते हैं डिस्कॉइडल पैटर्न। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ साइटोप्लाज्मिक वाले एरिया पर ही फोकस करेंगे। एल्ब्यूमिन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एल्ब्यूमिन में कोई डिवीज़न होने वाला नहीं है। डिवीज़न कहाँ होने वाला है? जैसा कि मैंने बताया था ब्लास्टोडिस्क में होगा। तो जहाँ क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है उसके चारों तरफ के एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ पेलुसिडा, और इसके चारों तरफ जो एक लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ ओपेक, और इसके बीच में एक एरिया होता है जिसे हम मार्जिनल जोन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन क्लीवेज स्टार्ट जस्ट आउटर एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ पेलुसिडा एंड वन ट्रांसपेरेंट एक्सट्रीम आउट एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ ओपाक, इन बिटवीन दिस लेयर इज कॉल्ड मार्जिनल जोन। तो पहला जो क्लीवेज होता है वो सेंट्रली होता है, यानी कि सेंटर में होता है, और आफ्टर क्लीवेज 4 to 5 लेयर ऑफ सेल अरेंज, यानी कि जब क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है और क्लीवेज जब हो जाता है तो उसके बाद लगभग 4 से 5 लेयर आपको अरेंज दिखाई देते हैं। तो मैंने बताया था जो क्लीवेज होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मिक डिस्क में होता है। तो जब डिवीज़न होगा तो वहाँ पर क्या होंगे? 4 से 5 लेयर्स सेल के बन जाएंगे। तो ये जो लेयर होंगे अब ये क्या करेंगे कि जो एल्ब्यूमिन वाला रीजन है, यानी कि जो वाइट वाला रीजन है, उससे वाटर और सोडियम को एब्जॉर्ब करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जो यॉल्क है और जो ब्लास्टोडर्म है
उसके बीच एक स्पेस बन जाता है और इस स्पेस को हम बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी। अब ब्लास्टोडर्म क्या है, तो जो डिवीज़न हुआ है, जो 4 से 5 लेयर बनी है, चूँकि यहाँ पर लेयर बना हुआ है और इसी लेयर को हम बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। तो चूँकि मैंने बताया था डिवीज़न कहाँ हो रहा था, जो साइटोप्लाज्मिक डिस्क है वहाँ पर, तो ये कहाँ पाया जा रहा था, साइटोप्लाज्मिक डिस्क यॉल्क में पाया जा रहा था। तो इस तरह से यॉल्क और जो डिवीजन के बाद ऊपर की ओर 4 लेयर बने हैं, यानी कि जो ब्लास्टोडर्म बना है, उन दोनों के बीच एक गैप पाया जाता है और इस गैप को ही बोलते हैं हम सब जर्मिनल कैविटी। तो ये जो 4-5 लेयर वाली सेल है, इसमें जो एंटीरियर पार्ट होता है पेलुसिडा एरिया, उसे हम कहते हैं एपी ब्लास्ट। तो ये जो 4-5 लेयर है सेल की, उसे हम बोलते हैं एपी ब्लास्ट। अब ये जो सेल है, ये जो 4-5 लेयर वाली सेल है, ठीक, अब इनमें क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डीलेमिनेशन। तो डीलेमिनेशन इसलिए बोला जाता है कि जैसे आपने लेमिनेशन में देखा होगा कि सर्टिफिकेट के ऊपर और नीचे एक लेयर बन जाती है, लेयर लगाई जाती है, लेमिनेशन, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसमें मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है और ये जो एपीब्लास्ट सेल है वो मूव करके फॉर्मेशन करती है हाइपोब्लास्ट सेल की। तो जो सेल नीचे की ओर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइपोब्लास्ट, और जो ऊपर की ओर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट। तो इस तरह से 2 पोर्शन बनेंगे, एक तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा जिसे हम एंटीरियर पोर्शन बोलेंगे और एक होगा पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर उसे बोलेंगे जो आगे चल के हेड वाला रीजन बनाएगा और पोस्टीरियर उसे कहेंगे जो आगे चलकर टेल वाला रीजन बनाएगा। तो जो एंटीरियर पार्ट में जो सेल मूव किए हैं जिसे हम बोल रहे थे हाइपोब्लास्ट, और जो पोस्टीरियर पार्ट में 4 to 5 लेयर होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोलर सिकल सेल। तो ये जो कोलर सिकल सेल है ये भी मूव करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे हाइपोब्लास्ट सेल का। तो जो पोस्टीरियर हाइपोब्लास्ट सेल है वो एंटीरियर हाइपोब्लास्ट सेल की ओर मूव करेंगे और बनाएंगे सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल। तो अभी तक अंडे में हमने जो भी चीज़ें देखी वो बिफोर एग लेइंग हो रहा है, यानी कि अंडे देने के पहले की घटनाएं हैं। तो अंडे देने के बाद क्या होता है, तो अभी हमने देखा था पीछे कि जो ऊपर की ओर 4 से 5 लेयर होती है सेल की जिसे हम बोलते थे एपीब्लास्ट, और नीचे की ओर जो लेयर थी उसे हम बोल रहे थे हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच कुछ गैप होता है, यानी कि कैविटी होती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसियोल। अब ये जो हाइपोब्लास्ट सेल है ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है एपीब्लास्ट सेल को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। तो हाइपोब्लास्ट क्या करता है कि एपीब्लास्ट को सिग्नल डालता है प्रिमिटिव स्टिक बनाने के लिए। अब प्रिमिटिव स्टिक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जो प्रिमिटिव स्टिक होता है ये क्या करता है, फ्यूचर में जाकर हेड और टेल बनाता है। तो ये जो प्रिमिटिव स्टिक होता है ये एक तरह से स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो हेड बनाता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो टेल बनाता है। तो जब हाइपोब्लास्ट से सिग्नल मिलता है तो होता क्या है कि सेल एक एक करके नीचे की ओर जाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंग्रेशन। तो प्रिमिटिव स्टिक बनाने के लिए इंग्रेशन होता है और इंग्रेशन किसका होता है, एपीब्लास्ट सेल का। यानी कि जो एपीब्लास्ट होते हैं वो नीचे की ओर मूव करते हैं और एक डंडे-नुमा संरचना बनाते हैं जिसको हम प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं। तो ये मूवमेंट किस वजह से होता है, इंग्रेशन के कारण होता है। तो जब प्रिमिटिव स्टिक बन जाता है तो इसका जो एंटीरियर रीजन होता है वो थिक होता है, ठीक है, और इस रीजन को हम बोलते हैं हेंसेन नोड। तो ये जो हेंसेन्स नोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसे हम ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। अब इसे ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन से एरिया में कौन सा ऑर्गन बनेगा। तो जब एक बार प्रिमिटिव स्टिक बन जाता है तो फॉर्मेशन होता है 3 जर्मिनल लेयर का, इंडोडर्म, मेसोडर्म। तो जब सेल का डीप मूविंग होगा, मान लीजिए कि ये प्रिमिटिव स्टिक बन गया, ठीक है, अब उसमें से कुछ सेल जो होंगे डीप मूवमेंट करेंगे तो ये कहलाएंगे इंडोडर्म्स, और इसके चारों तरफ राउंड मूविंग सेल बनेंगे जिसे हम बोलेंगे मेसोडर्म, और जब इसके चारों तरफ रिग्रेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्टोडर्म। प्रिमिटिव स्टिक आल्सो हेल्प इन डॉर्सल यानी कि पीठ वाला रीजन, और वेंट्रल मतलब बेली वाला रीजन बनाने में भी मदद करता है। यहाँ पर ज़रा हम हेंसेन्स नोड के बारे में जानेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हेंसेन नोड एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके फॉर्मेशन में मदद करता है। एम्फीबियन में जो
ऑर्गेनाइजर होता है वो होता है ब्लास्टोपोर लिप। तो इसी के इक्विवेलेंट होता है बर्ड में हैंसन नोड। अब बात आता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सिस के कारण होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब एग जो होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो होता है फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब से जो एग होता है वो आता है यूटेरस में। तो जब यहाँ पर आता है तो रोटेशन होता है, मतलब कि 15 टाइम रोटेशन होता है लगभग 1 घंटे में। तो जब एग लेइंग होता है तो आपने एग में देखा है कि 2 रीजन होते हैं। एक आप देखेंगे एक ऊपर की ओर या फिर जो भी है, देखिए चौड़ा भाग होता है, एक ब्रॉड रीजन होता है, एक नैरो रीजन होता है, क्योंकि एक तो ओवल शेप होता है। तो जब एग लेइंग होता है, चूंकि जो ब्रॉड वाला रीजन है वो हैवी है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से इसमें क्या होगा कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो लेटरल इंड बनाता है और जो नैरो रीजन है वो बनाता है पोस्टीरियर इंड। तो ये था बर्ड का अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।